हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इसका सेकंड पार्ट है। वो फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जो है इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लें। क्योंकि ये आप अगर जब तक फर्स्ट नहीं देखेंगे आप आगे का पढ़ते जाएंगे, आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप फर्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर देखें, उसको बिल्कुल मिस नहीं करें। उसमें हमने बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ी हैं। बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, बैलेंस शीट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में पढ़ा, और कौन कौन से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बारे में जाना है। ठीक है, तो अभी जो है हमारा सेकंड पार्ट है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर मेरे आपसे फिर भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर पूरा देख लें, उसके बाद आप इस पार्ट को देखें, या आप वीडियो के बाद में भी देख सकते हैं। बट अगर आप उसको पहले देख के फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और अगर आपने वो पार्ट देखा है तो फिर आपसे मेरे को यही उम्मीद रहेगी कि आपके हर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, जैसे कि आपको ये जो पार्ट है वो समझने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ऑन रखें, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पूरा फर्स्टली मिल सके और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट पार्ट में हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, कई कंपनीज के क्या रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाया जाता है। लेकिन अभी करंट टाइम में जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो एक ही साथ बनाए जाते हैं। उनका जो डेटा रहता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेटा रहता है उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल कर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो भी कोई भी बिजनेस कंसर्न रहता है, कोई भी एंटिटी रहती है, उसके जो टोटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके डिटेल्स को ये शो करता है। जैसे कि पूरे एक साल में आपने कितना सेल्स करा, कितना कॉस्ट आपका जो है लगा उस गुड्स को प्रिपेयर करने में, कितना आपके पास मटेरियल अवेलेबल था, सेल्स आपने कितना किया, सेल्स रिटर्न उसमें से कितना हुआ, या आपने कितना परचेस किया, उसमें से कितना परचेस रिटर्न किया। तो ये जो चीज़ें रहती हैं ये आपकी किस में शो होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी रिजल्ट रहते हैं वो आपके ग्रॉस रिजल्ट रहते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में हम किसी भी एक्सपेंसेस को जो है इंक्लूड नहीं करते। हम बस ये देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितना आया और हमने उसमें से कितना चीज़ों को जनरेट करने में या बेचने में खर्च किया। यहाँ पर आपके जो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं या अदर एक्सपेंसेस जो रहते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रॉस फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई बिजनेस करा तो आपको टोटल उसको करने में, खरीदने में, बेचने में, परचेस में या सेल्स में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, या सपोज लॉस हुआ तो टोटल कितना लॉस हुआ, वो चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उसको करने में वो इंक्लूड नहीं किए जाते। इसलिए इसमें जो रिजल्ट आपको मिलते हैं वो ग्रॉस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी ले लें कि आपको जो टोटल मिलता है वो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है ना, उसमें से आप अगर मतलब डिडक्शंस को नहीं इंक्लूड करेंगे तो जो ग्रॉस का आप सपोज कोई अकाउंट बनाते हैं आपको कि आपको कितनी सैलरी मिली या उसमें से आपने क्या खर्च करा, मतलब खर्च यहाँ पर ये वाला एक्सपेंसेस नहीं है। तो जो आपको टोटल मिला या टोटल जो रिजल्ट आपका रहा वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो बिजनेस वाले को आप सैलरी वाले से एक्चुअली रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है चीज़ों को खरीदना और उनका बेचना भी चलता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली आपका जो है ग्रॉस फॉर्म में रहता है चीज़ें। यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी डेटा यहाँ पर ये ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस फॉर्म में बनता है वो ही क्या रहता है, कैरी फॉरवर्ड करके किस में लेके जाया जाता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सपोज यहाँ से आपको जितना भी क्या बोलते हैं प्रॉफिट हुआ तो वो किस में जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या लॉस भी हुआ तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होके किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि यहाँ पर आपने जो है एग्जैक्ट पिक्चर आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि आपका किसी भी बिजनेस को करने में एक्सपेंसेस भी हुए हैं, तो वो एक्सपेंसेस हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और यहाँ से फिर हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है वो हमारा जो है बैलेंस शीट का पार्ट बनता है।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर होगी कि जो ग्रॉस रिजल्ट्स रहते हैं ये बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं। जो आपका नेट रिजल्ट रहता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है वो किस में फॉरवर्ड होता है, आपका बैलेंस शीट में। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस वो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किस में जाएगा, बैलेंस शीट में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, ये क्या देता है आपको, नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है कि नेट आपने किसी चीज़ को खरीदा और बेचा और उसमें आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, उनको जब हम माइनस करते हैं उन एक्सपेंसेस को, तो जो आपके पास फिगर निकल के आता है वो आपका नेट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपको नेट फिगर दिखाता है। तो इसमें जो है सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इसको में इंक्लूड किए जाते हैं, एक्सेप्ट अगर जो ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको कि आपने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है तो वो उनको यहाँ पर ऑलरेडी फिर से डेबिट नहीं किया जाता है। और उसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस रहते हैं वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्सपेंसेस मैंने बोला था कि प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में कोई एक्सपेंसेस आपके नहीं इंक्लूड किए जाते, तो यहाँ जो एक्सपेंसेस से मतलब है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, जबकि यहाँ जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे थे वो सेल्स से ही लेके हो रहे थे। जैसे कि सपोज आपने किसी को 10 रुपये 1,000 रुपये का सामान बेचा, अब उस 1,000 रुपये में से सपोज किसी ने आपको 10,000 रुपये 100 रुपये का सामान आपको वापस कर गया कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, जो भी रीज़न हो, तो आपका यहाँ पर जो ये जो है आपको इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये किसी तरह का एक्सपेंस नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इस तरह की अगर आपका इनवर्ड आउटवर्ड का आप तो पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो ये एक्चुअल में टोटल सेल्स फिर आपकी कितनी हुई, यहाँ पर 1,000 में से आप 100 को माइनस कर देंगे तो 900 का सेल्स हुआ। तो इस तरह से रहता है। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप ऑलरेडी अगर उसको माइनस कर चुके हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसको दोबारा माइनस नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ में अगर कोई अलग से आपकी मिसलिनियस इनकम हुई है वो भी आप इसमें शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम इसका वो देखेंगे फॉर्मेट तो आपको वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपका यहाँ पर पर्पस है एनालिसिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को या ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों करा जा रहा है, तो वो इसलिए रहता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं है ना, जो वेरियस एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको कौन कौन से एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करेंगे। तो जो आपके एक्सपेंसेस कंसीडर होंगे जिनको कि आपको माइनस करना होता है वो होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, उस फंक्शन को करने में आपको ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव या आप इनको ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या रहे आपके, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्लूड होंगे, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो एक एक तरह से समझ लेते हैं आपको। ओके, तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में क्या क्या हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो बिज़नेस को रन करने के लिए उसके डे टू डे बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और उन्हीं में से ही कुछ जो आप जैसे रेंट वगैरह पे करते हैं या उसके मेंटेनेंस को रखेंगे तो वो आपके एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, या कोई बिल्डिंग वगैरह आपने खरीदी तो वो आपके एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। उसी तरह सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा कि जैसे आप कोई आइटम सेल कर रहे हैं, आप फिनिश गुड्स को सेल करते हैं तो उनको सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करने में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि माल को आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजा तो ट्रांसपोर्ट के आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हुआ, कैरियज के एक्सपेंसेस हो गए, और रॉ मटेरियल को परचेज करने में या उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। या आप इसमें आपका जो एडवर्टीज़मेंट के लिए आपने कोई एक्सपेंसेस किया है तो वो हो जाएगा, ब्रोकरेज हो जाएंगे। तो ये जो आपके रहते हैं वो किस में आएंगे, आपके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर आपका आता है नेक्स्ट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में क्या होगा कि जो आपका बिजनेस है उसको डेवलपमेंट करने के लिए आपने क्या क्या कॉस्ट बियर की वो आपके किस में कंसीडर होंगे, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में। इसी तरह फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में भी जो क्या होंगे कि जैसे आपको बिजनेस को इम्प्रूव करना है या कुछ करना तो आपने किसी से बोरोइंग्स की है ना, लोन लिया है, तो उस लोन को ले लिया है तो आपको उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी किस में आ जाएंगी, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में।
और मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन में क्या आता है, मतलब इस टाइप के एक्सपेंसेस में आपके क्या आएंगे कि जैसे जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है आपका, उस पे जो भी उसको मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, मशीनरी जो है आपने ली है या फर्नीचर है उसको मेंटेन करने के लिए आपका एक्सपेंसेस हो रहा है। साथ में इसमें आपको डेप्रिसिएशन भी अप्लाई करना रहता है उनके वियर एंड टियर में। तो ये भी एक तरह से जो भी है कंपनी की एसेट की वैल्यूज़ को डाउन करते हैं। तो एक तरह से क्या किस में कंसीडर किए जाते हैं आपके मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन, मतलब ये भी आपके इस तरह के एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो आपका P&L अकाउंट रहता है उसमें किस किस टाइप के एक्सपेंसेस को हमको इंक्लूड करना रहता है। साथ में आपको इन एक्सपेंसेस में ये भी देखना होता है कि किस टाइप का एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, सही हो रहे हैं कि नहीं। जब आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं तब आपको इन एक्सपेंसेस के बारे में भी देखना होता है कि ये जो एक्सपेंसेस स्टेटमेंट में दिखाए गए हैं वो सही हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में दिखाए गए हैं या अंडर लिमिट दिखाए गए हैं, एक्चुअल में ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं लेकिन दिखाए नहीं गए हैं। जैसे कि सपोज़ किसी ने कंपनी के उसके लिए बोरोइंग्स कर रखी है, बहुत ज़्यादा जो है बोरोइंग कर रखी है, मतलब क्या हो रहा है कि उसको फिर इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जो भी आपका अर्निंग हो रही है उसका कितना पार्ट आप इंटरेस्ट में शो कर रहे हैं। जब आप DSCR निकालते हैं तब ये जो चीज़ है आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, वो चीज़ इंक्लूड की जाती है। तो ये आपको इस पर देखना। साथ में जब आप मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन वाले एक्सपेंसेस को देखेंगे तो ये इसमें भी क्या रहता है कि जो मशीनरी की कंडीशन है वो मतलब कैसी, यदि सपोज़ आप बहुत ज़्यादा उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट कर रहे हैं तो इससे भी ये समझ में आता है कि जो मशीनरी है वो उनकी मतलब कंडीशन सही नहीं है, तभी तो आप उस पर इतना ज़्यादा मेंटेनेंस एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर कंडीशन उनकी अच्छी होती तो आपका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा लगता ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये किस चीज़ का सिग्नल है कि जो मशीनरी है वो बहुत या तो ओल्ड है या उनकी वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, इसीलिए आपका उनमें मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा हो रहा है। तो मे बी आपको जो है उनको बदलने की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो ये जो चीज़ें रहती हैं, या आपको डेप्रिसिएशन में भी ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल में आपका जो फर्नीचर फिक्सचर जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है थी पिछले साल में और आपका डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है। तो हाई वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन भी ये शो करता है कि आगे चल के कुछ बहुत जल्दी जो है आपके इस एसेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये भी आपको देखना रहता है कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह आपके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी देखा जाता है कि सेल्स आप कितना एक्चुअल में कर रहे हैं और एक्सपेंसेस आप उसमें कितना ज़्यादा बियर कर रहे हैं। सपोज़ आपका सेल्स के कंपैरिजन में जो यहाँ एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं तो आपका रेवेन्यू जनरेट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ से एक पिक्चर मिलती है कि जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो सही हैं कि नहीं, और ये आपको इन पर जो है स्टडी करनी होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप देख लेते हैं इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये स्टेटमेंट मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए लिया है। ये देखिए जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है इस स्टेटमेंट में, ये आपका क्या कहला रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रिजल्ट मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट निकल के आया वो ग्रॉस प्रॉफिट है, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर जो है कैरी फॉरवर्ड किया गया है इस वाले स्टेटमेंट में जो कि है आपका P&L अकाउंट। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर जो पार्ट दिया गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो नेट वाले रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये इतनी चीज़ जो है हमेशा माइंड में रहेगी कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपको ग्रॉस फिगर देखता है। प्रॉफिट जो इसमें आएगा आपका वो ग्रॉस आएगा, और जो यहाँ पर फिगर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लास्ट में वो आपका नेट फिगर को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई कंपनी है उसका ओपनिंग इन्वेंट्री कोई अमाउंट रहा, उसने उस साल में कितना और परचेज करा, और उस परचेज में से जैसे पिछली बार भेजे तो किसी ने कितना रिटर्न कर दिया तो कैरियज इनवर्ड हुआ। तो ये चीज़ें उसमें उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगी और लास्ट में जो है उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें से उसने कितना जो गुड्स है, मतलब गुड्स आपकी तीन तरह की होती हैं, एक रॉ मटेरियल फॉर्म में होती हैं, ठीक है, एक वर्क इन प्रोग्रेस होती हैं, और लास्ट आपकी जो होती है फिनिश्ड गुड रहती है जिनको कि आप सेल करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सेल के लिए अवेलेबल हैं वो निकालेंगे। उसमें से अगर कोई आपके रिटर्न्स आउटवर्ड है ना, आपने जो चीज़ें खरीदी उनमें से आपको किसी को उनको रिटर्न करना है वो माइनस हो जाएंगे, और इसमें से आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो बाद में माइनस करनी रहती। तो और जो भी आपने गुड्स सोल्ड किए वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये जो है बाद में आपका यहाँ से लिया जाता है, सेल्स आपने कितना किया है और सेल्स में से आप जो है रिटर्न इनवर्ड्स को माइनस कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, इन चीज़ों को समझिए, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड्स को। रिटर्न इनवर्ड्स कैसा कि आपने सेल्स किया है ना, आपने टोटल किसी को चीज़ें बेची हैं, तो सपोज़ आपको, जैसा मैंने पहले भी समझाया था कि सपोज़ आपने 1000 की किसी को सेल किया है, अब उसमें से आपका जो है सामान किसी ने किसी भी कंडीशन की वजह से रिटर्न कर दिया है ना, 1000 का आपका रिटर्न हो गया, सॉरी 1000 का आपने सेल करा था और 100 का आपका रिटर्न हो गया, तो ये जो रिटर्न आउटवर्ड होगा आपका, जब आप लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपका सेल्स कितने का कहलाएगा, 900 का कहलाएगा। ओके। अब सपोज़ यहाँ पर आपने कोई जो है परचेज़ किया था, है ना, आपने यहाँ से कोई आइटम जो है परचेज़ किया था, अब उस परचेज़ में से आपका कुछ आइटम सही नहीं निकला या किसी भी रीज़न से आप उसको क्या करेंगे, रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके परचेज़ में से जो है आउटवर्ड रिटर्न हुआ है, तो आप इसको ने आखिर में अल्टीमेटली जो आपका परचेज़ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जो आपने एक्चुअल परचेज़ किया था और उसमें से आपने कितना सामान जो है वापस कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका आउटवर्ड जो है माइनस हो जाएगा और जो भी आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है वो माइनस हो जाएगा, तो लास्ट में आपकी इस तरह से फिगर आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर इन्वेंट्री माइनस करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका फिगर आएगा वो, और लास्ट में यहाँ पर इनका सभी का जोड़ने के बाद जो डिफरेंस बचता है वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब वो आप किस में लेके आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ इस इधर तक का जो टोटल होगा और इसका जो टोटल होगा वो क्या होगा, इन दोनों का ही डिफरेंस आपका किस में आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को इस पूरे ये जो आपका टोटल रहेगा उसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये जो आपका आइटम आएगा वो और ये वाला जो आइटम आएगा आपका, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जब हम एक एग्जांपल से अभी ये आपको समझेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये बस एक मैंने फॉर्मेट के लिए आपको दिखाया है कि कैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ओके। तो अब ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट से आया है वो किस में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर ये जो क्या है, फर्म का प्रॉफिट दिखाया गया, इन केस यहाँ पर जो आपका सेल्स रहता वो कम रहता और यहाँ पर जो आपकी चीज़ें रहती वो ज़्यादा होती हैं ना, आपका जो परचेस वाला पार्ट है या इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो मे बी आपकी लॉस की कंडीशन हो सकती थी। तो यहाँ पर क्या होता, अगर लॉस आता तो वो ग्रॉस लॉस इस तरफ आता। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रॉस लॉस शो करना पड़ता और ग्रॉस लॉस आपका फिर कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ आता। ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरफ आप आपके क्या शो करेंगे, एक तरफ आपके एक्सपेंसेस रहेंगे और एक तरफ आपकी इनकम रहेगी। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको शो करा है। ठीक है। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ था वो आपने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये इनकम पार्ट हो गई, आपका प्रॉफिट क्या है, बिजनेस के लिए इनकम हो गया, तो इस तरफ आ गया इनकम वाले सेक्शन में। अब आप यहाँ पर जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उनको वो है माइनस करेंगे। तो आपने जैसे आपने स्टॉकलर है आपका, तो उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, ट्रांसपोर्ट में आपका कितना कॉस्ट हुआ है ना, रेंट आप कितना दे रहे हैं, कैरियर्स आउटवर्ड में कितना हुआ, जो आपके यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है उनकी सैलरी कितनी पे कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा हुआ, डेप्रिसिएशन कितना है, डिस्काउंट्स कितना अलाउ किया, अगर आपके कोई बैड डेब्ट्स थे ना, जो कि आपने मतलब किसी को धार पे दे रखा था और वो वापस नहीं आया है पैसा और आपने उसको फिर रिटर्न ऑफ करा, तो ये भी आपके क्या होंगे, एक्सपेंसेस में आएंगे। ओके। ओके। तो अब आपका जो इधर के एक्सपेंसेस का पार्ट है और इनकम का पार्ट है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इनकम आएगी, तो इनकम आपकी किस किस सोर्सेज से होगी, फर्स्ट से तो आपके सेल्स से होती है, तो सेल्स को हमने यहाँ पर कंसीडर करके जो लास्ट में आ रहा था आपका ग्रॉस प्रॉफिट उसको यहाँ पर ले लिया। अब सेल्स के अलावा भी कई सोर्सेज होते हैं जिनसे कि बिजनेस को इनकम होती है, जैसे कि आपने कहीं पर डिपॉजिट कर रखा है तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी एक तरह से इनकम है। आपने कोई चीज़ है उसमें आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ तो उतना पैसा आपने कम से दिया तो ये आपकी इनकम है। कहीं से कोई कमीशन रिसीव्ड हुआ है आपको वो, या कोई आपके बैड डेब्ट से जिनको कि आप राइट ऑफ कर चुके थे उनमें आपकी रिकवरी हुई है, तो वो भी आपके लिए क्या हो गई, एक तरह से इनकम हो गई। तो ओके फ्रेंड, तो ये इन सब का जो टोटल रहता है, जो इनकम का टोटल है वो आपके एक्सपेंडिचर के टोटल होना चाहिए। तो यहाँ तक जो रहते हैं आपके सारे एक्सपेंसेस उनको आपको टोटल करते हैं और इधर जो एक्सपेंसेस रहते हैं उनका टोटल करते हैं। तो ये जो इनका जो डिफरेंस रहता है वो आपका नेट प्रॉफिट में रहता है, या अगर इधर का पार्ट आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे, इनकम कम रही, तो ये जो हो जाएगा आपका नेट लॉस में आ जाएगा।
ओके, तो ये नेट लॉस को जो रहता है इनकम में जोड़ा जाता है, और जो आपके एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया तो नेट प्रॉफिट को आपके एक्सपेंडिचर्स में जोड़ा जाता है। फिर इधर जो आपकी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर्स जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट रहता है यही वाला पार्ट आपका कैरी फॉरवर्ड होता है किसमें, बैलेंस शीट में। ओके, आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर जो आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट रहता है उसमें जो भी टोटल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस रहता है वो आपके P&L अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होता है, और P&L अकाउंट से जो भी आपको नेट प्रॉफिट या लॉस मिलता है वो आपके बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये जो है बैलेंस शीट के जो है शेयर होल्डर्स इनकम जो रहती है, शेयर होल्डर्स इक्विटी, कैपिटल या नेटवर्थ जिसको बोलते हैं, उसमें वो है ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो जो लॉस है वो कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक की क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो हम दो टाइप के हमारे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके बारे में समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये जो स्टेटमेंट रहता है ये आपका बैलेंस शीट से ही ड्राइव्ड स्टेटमेंट रहता है। जब आप आपकी कोई भी कंपनी रहती है उसकी प्रीवियस ईयर्स की बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं तो उनसे ही आपका जो डेटा निकल के आता है उसको हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो भी प्रिंसिपल वर्क करते हैं वो दो तरह से मतलब दो प्रिंसिपल रहते हैं जिसका कि हमको एनालिसिस करना रहता है कि जो भी फर्म है उसमें फंड कहाँ से आया है और फंड का यूज़ कहाँ हुआ है, ये देखना। तो फंड का सोर्स मतलब फंड का जो है इन होना है ना, कहीं भी कोई भी कंपनी है, फर्म है या कोई भी एंटिटी है उसमें फंड कहाँ से आ रहा है, इन कहाँ से हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ फंड। और एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब क्या है कि वो जो पैसा है जो इन हो रहा है या जो ऑलरेडी है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये दो तरह से उसको कंसीडर किया जाता है। ये दो प्रिंसिपल रहते हैं जिस पर कि फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्क करता है। ओके, एंड सिमिलर जो एक है स्टेटमेंट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, लेकिन आपको यहाँ पर फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक चीज़ क्लियर करके रखनी है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है वो सिर्फ कैश के इनफ्लोज आउटफ्लोज के लिए बनता है, जबकि फंड फ्लो क्या रहता है आपका जो नॉन कैश आइटम रहते हैं उनके लिए भी कंसीडर किया जाता है। वो भी आपका जो है कंपनी के एसेट में जो है अगर जुड़ रहे हैं, उसकी बर्थ को बढ़ा रहे हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, फंड कहलाते हैं। जबकि कैश फ्लो में क्या होता है, सिर्फ आपके कैश असेट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। ओके, आई होप आपको जो है क्लियर हो गई होगी। ओके, तो सोर्स ऑफ फंड्स क्या रहते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स वो रहेंगे जो उस कंपनी के जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर देंगे। ये पॉइंट्स बहुत क्लियर समझिएगा फ्रेंड्स, इससे सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनता है कि सोर्स ऑफ फंड्स के थ्रू जो रहता है कंपनी की एसेट्स की वैल्यू जो है डिक्रीज़ होती है और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं। अब आप इसको मतलब कॉन्सेप्चुअली समझिए कि जब सोर्स ऑफ फंड मतलब कि कंपनी में या कोई भी बिजनेस हो उसमें पैसा आया तो हम हमेशा बिजनेस को या कंपनी को जो है वो सेपरेट एंटिटी मान के चलते हैं, मतलब उसमें जो पैसा आपका आ रहा है वो आपको लौटाना है। ठीक है, तो लौटाना है तो वो क्या हो गई, किसी भी चीज़ को अगर आपको लौटाना है तो वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी हो गई। तो अगर कोई भी सोर्स ऑफ फंड है वो कंपनी में अगर कहीं से भी फंड आ रहा है मतलब क्या हो रही है, आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। अब ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गई, ये क्लियर हो गया। अब एसेट कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, तो सपोज़ जैसे आपका कंपनी है उसका फर्नीचर है या आपके पास कोई प्लांट है या मशीनरी है या जो भी आपके मतलब कोई भी टाइप का असेट है, अगर आपने उसको बेच दिया तो बेच के भी तो जो है फंड आ रहा है, मतलब अब फंड का इनफ्लो हुआ कंपनी में, लेकिन आपने आपके एसेट को बेच के उस फंड को जनरेट किया है, तो ऐसे में आपका एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जो सोर्स ऑफ फंड है वो दो तरह से वर्क करता है, या तो एसेट्स की बहुत जो वैल्यू रहती है उसको डिक्रीज़ करता है और लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। ओके, या शेयर होल्डर्स की इक्विटी को इंक्रीज़ करेगा। सपोज़ शेयर होल्डर है उसने उसमें अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ करके रखा है पहले से, और फिर वो नए साल में उस कंपनी को और ग्रो करने के लिए उसमें और कैपिटल इन्फ्यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी इक्विटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ मतलब उसने पैसा डाला कंपनी में उसको ग्रो करने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में क्या हो रहा है, उसकी जो इक्विटी है बिजनेस में वो भी क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही। तो ये क्या हो गए, आपके सोर्स ऑफ फंड हो गए। तो सोर्स ऑफ फंड से आपको तीन चीज़ें
चीज़ें समझ के रखनी कि सोर्स ऑफ फंड मतलब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होना या शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो है वो इंक्रीज होना। ठीक है, इसके अपोजिट आपका एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट आपका एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा कि जो एसेट हैं आपके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। आपका जो पैसा है आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो पैसा आपका सपोज़ आपने जो फंड है उससे आपने कोई मशीनरी खरीद ली या सपोज़ कोई बिल्डिंग खरीदी है या कोई प्लॉट खरीदा है, तो ये क्या हो रहे हैं आपके एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ना। और यहाँ पर अगर सपोज़ आपने जो बोरोइंग्स कर रखी थी, लोन ले रखा था, तो उस फंड आपका आउटफ्लो हुआ है उस लोन को चुकाने के लिए, है ना। आपका जो फंड गया है कंपनी से बाहर वो किसके लिए गया है, उस लाइबिलिटी को चुकाने के लिए, उस लोन को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है, इससे आपकी वो जो लोन है वो ख़त्म हो रही है, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही हैं। और यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर की जो है इक्विटी वो क्या होती है, डाउन होती है ना, कि जो कैपिटल है आप उसमें से अगर खर्चा कर रहे हैं तो उसकी जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है वो भी क्या होती है, कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं और दोनों चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो जो बैलेंस शीट में आपके जितने भी आइटम्स रहते हैं वो किस को शो करते हैं, या तो सोर्स ऑफ फंड को शो करते हैं या यूज़ ऑफ फंड को शो करते हैं। अगर जो लायबिलिटी साइड के आइटम्स रहते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपके वो आपके मतलब जितने भी फंड्स हैं वो किसको शो करेंगे कि कितना सोर्स ऑफ फंड रहा है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड मतलब सोर्स ऑफ फंड और एसेट साइड मतलब यूज़ ऑफ फंड, है ना। सिंपल सा फंडा है। बैलेंस शीट आपकी इस तरह से दो पार्ट में बैलेंस शीट होती है, एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज़ रहती हैं, एक तरफ आपके एसेट रहते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ मतलब सोर्स ऑफ फंड, कहाँ से पैसा आ रहा है, और एसेट मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, ए मतलब एसेट, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा लाइबिलिटीज़, तो एसेट को इसका अपोजिट, एप्लीकेशन का अपोजिट हो जाएगा एसेट, सॉरी सोर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप सिंपली इसको ऐसे समझ लीजिए, एक मिनट, कि अगर बैलेंस शीट है तो उसका एक साइड होगा आपका लाइबिलिटी, एक साइड होता है एसेट। तो एसेट मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है, और लाइबिलिटी मतलब सोर्स ऑफ फंड। तो जब आपका जो है सोर्स ऑफ फंड बढ़ेगा, ठीक, तो क्या होगा, लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी, एप्लीकेशन ऑफ फंड बढ़ेगा तो एसेट्स बढ़ेंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर ये बढ़ रहा है तो दूसरी चीज़ में वो घट जाएगा और इसके अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से जो हमने फर्स्ट चीज़ में कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो भी आपको क्लियर रहेंगे। ओके, ठीक है, तो जब आप दो बैलेंस शीट जो रहती हैं उनको डिफरेंट डेट्स की बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं आप, तो हर एक जो आइटम रहता है बैलेंस शीट में उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आएंगे। चेंजेस कैसे कि जैसे आपने नया कोई चीज़ परचेज किया है तो आपके क्या होंगे, एसेट्स बढ़ेंगे, लाइबिलिटीज़ कम होंगी, है ना। अगर आपने लोन पे करा है तो लाइबिलिटीज़ कम होंगी, या कोई नया आइटम आपका ऐड हो गया, तो इस तरह से जो भी उसके कंटेंट्स रहते हैं बैलेंस शीट के, जो भी आइटम्स रहते हैं वो घटते बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो यहीं से ही आपको ये जो उनमें एडिशन या डिलीशन हुआ है वही आपका क्या शो करता है, एडिशन ऑफ फंड या एडिशनल यूज़ ऑफ फंड, या उसको क्या बोलेंगे आप, लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं तो सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, सॉरी, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं तो सोर्स ऑफ फंड। ठीक, अब ये जो इंक्रीज़ हुआ है, अगर कोई लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हुआ है मतलब क्या हुआ, एडिशनल फंड आया है, सोर्स ऑफ फंड आया है। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो एडिशनल फंड्स है ये आपका क्या शो करता है, इससे आपका जो एसेट साइड है वो डाउन होती है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला लाइन था यहीं पर हमने ये अच्छे से पढ़ा था। सिमिलरली क्या होगा कि अगर आपका कोई ऐसा एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट साइड इंक्रीज़ हो रही, तो आपकी लाइबिलिटी साइड क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी। ओके, तो यही आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या शो करता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ दीज एडिशनल सोर्स ऑफ फंड और एडिशनल यूज़ ऑफ फंड क्या कहलाता है, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। और ये हमेशा कैसा रहता है, एक कंपैरेटिव व्यू रहता है। कंपैरेटिव व्यू किसका, बैलेंस शीट का। आप प्रीवियस ईयर्स की दो बैलेंस शीट का जब कंपैरिजन करते हैं तो उनके जो भी पैरामीटर्स हैं या जो जो कंपोनेंट हैं बैलेंस शीट के, उनमें कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसी के बेसिस पर आपका क्या बनता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हो रहे हैं,
जहाँ से कि आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, एसेट की वैल्यू सोर्स ऑफ फंड के थ्रू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, क्योंकि उस आप एसेट को बेच के उस एसेट को एज ए सोर्स यूज़ करके बेच के फंड्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये एसेट की वैल्यू कैसे डिक्रीज़ होगी, आपने एसेट को सेल कर दिया या जो भी आपके एसेट्स हैं उनमें डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, या आपके सन्ड्री डेब्टर्स हैं उनके थ्रू आप जो है सोर्सेस ऑफ फंड्स को रिकवर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपका हमेशा जब भी आप सोर्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कैश बैलेंस को नहीं, मतलब कैश अकाउंट्स को नहीं लेके चलते। ठीक है, अब लाइबिलिटी में आपका कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे करंट लाइबिलिटी में आपका कोई एडिशन हुआ है, प्रोविजंस आपने जो है वो करे हैं, या आपने लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो बढ़ा लिया है ना, लोन ले लिया कहीं से, तो फंड आया है, सोर्स हुआ है फंड का, तो लेकिन आपका क्या हो रहा है कि डेब्ट जो है वो इंक्रीज़ होकर वो सोर्स आया है। ठीक है, उधर से फंड आया है। इसी तरह से जो कंपनी है उसकी जो बैलेंस शीट है उसकी नेट वर्थ इंक्रीज़ हो रही है ना, जो शेयर होल्डर है उसने उसमें और कैपिटल इन्फ्यूज़ की है, तो नेट वर्थ इंक्रीज़ हो रही है, तो सोर्स कहाँ से आ रहा है, कैपिटल इन्फ्यूज़न के थ्रू। तो अगर जो नेट वर्थ है आप जब कंपैरिजन करेंगे उसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका सोर्स ऑफ फंड को शो कर रहा है, या आपके ने जो रिजर्व्स एंड सरप्लस बना के रखे हैं उनमें ज़्यादा आपने वो दे रखा है, मतलब रिजर्व्स और सरप्लस में कोई एडिशन किया है तब, या आपने कोई एडिशनल शेयर्स को सेल करा है तब के केस में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ से भी सोर्स मतलब फंड्स जो है इनफ्लो होता है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स बोलते हैं। सिमिलरली यूज़ ऑफ फंड में क्या हो जाएगा कि कहाँ कहाँ आप उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे तो कुछ चीज़ें जैसे एसेट्स को ख़रीदने के लिए करा तो आपका क्या हो रहा है, फंड बाहर गया लेकिन एसेट क्या आ रहा है, कंपनी में आ रहा है, तो एसेट की वैल्यू यहाँ पर जो है बढ़ गई। ठीक, इसी तरह आपने कोई फिक्स्ड एसेट को ख़रीद लिया तो फिक्स्ड एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है ना, या सन्ड्री डेब्टर जो है बढ़ते जा रहे हैं, आपने उधारी पे लोन क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका, या आपने कहीं पे उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फंड आपका बाहर गया। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है यूज़ ऑफ फंड होता है। ठीक, अब उस यहाँ पर देखिए, यहाँ डिक्रीज इन सेल एसेट्स हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज इन एसेट्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपका डिक्रीज इन लाइबिलिटी कैसे कि जो भी आपके लोन्स और बोरोइंग्स थी आपने उनको चुका दिया, उनको उनको भर दिया, तो आपका फंड का यूज़ हुआ और लाइबिलिटी क्या हो गई, डाउन हो गई। ठीक, इसी तरह से यूज़ ऑफ फंड में क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स की जो नेट वर्थ है प्रमोटर की, या जो भी उस कंपनी का ओनर है या शेयर होल्डर्स हैं उनकी नेट वर्थ डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब ये डिक्रीज़ कैसे हो रही है कि आपको कोई लॉस अकर हुआ है तो उस लॉस को आप नेट वर्थ में से माइनस करेंगे। पहले भी अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो लॉस रहता है वो नेट वर्थ में से या शेयर होल्डर्स की इक्विटी में से माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नेट वर्थ में डिक्रीज़ हुआ वो किसके कारण हुआ है, लॉस के कारण हुआ है, या जो ओनर है उसने या जो शेयर होल्डर है उन्होंने जो इन्फ्यूज़ किया था कैपिटल उसमें से कोई से विड्रॉल्स कर लिया। ठीक है, तो ऐसे केस में भी जो है इसको भी हम यूज़ ऑफ फंड्स बोलते हैं। या आपने कोई डिविडेंड का पेमेंट करा है प्रॉफिट्स पर, है ना, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, यूज़ ऑफ फंड कहलाता है। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें जो है फंड फ्लो की क्लियर हो गई होंगी, सोर्स ऑफ फंड एंड यूज़ ऑफ फंड। ठीक है, तो अभी ये कि ये स्टेटमेंट है, आप यहाँ से और अच्छे से समझ पाएंगे, आप अपने बैलेंस शीट वाले पार्ट को भी जो है वो कर पाएंगे, रिवाइज कर लेंगे, और यहाँ से आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये किसी कंपनी की सपोज बैलेंस शीट है जिसमें कि ये आपके करंट एसेट्स दिए हैं। करंट एसेट्स में कैश हो गया आपका, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हो गया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपके करंट एक्सपेंसेस हो गए, करंट एसेट्स हो गए। ठीक है, ये करंट एसेट्स का टोटल है। और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या हो गई, अकाउंट पेबल, आपको किसी को कुछ पे करना है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पर ऐड हो गए। ठीक, तो ये फ्रेंड्स आपके एक्सपेंसेस आप यहाँ नहीं यूज़ करके आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से भी ऑलरेडी अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी कैपिटल वाला पार्ट है ये उसमें सीधे मतलब जो नेट इफेक्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक, बट यहाँ पर ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको लिया है, तो जो जैसा मुझे डेटा अवेलेबल हो पाया वो मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ये 2019 की डेट में बनाई गई बैलेंस शीट है जिसमें कैश बैलेंस इतना है, इन्वेंट्री 25,500 है, ट्रेड रिसीवेबल 22,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 है, और टोटल जो आपके करंट असेट्स हैं वो 67,000 है।
अब उसके पहले साल का आप देखेंगे 31/3/18 में आपके जो कैश और बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस था वो कितना था 15,000 था, ठीक है। जबकि 19 में क्या हो गया, वो बढ़ के 16,500 हो गया। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीज़ हुआ, 1,500 का। सिमिलरली जो इन्वेंट्री थी आपकी 2018 में आपका 23,000 की थी, जो बढ़ के 2019 में कितने की हो गई, 25,500 की। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ग्रोथ हुई वो कितने की हुई, इंक्रीज़ कितने का हुआ, 2500 का। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल 2700 था और अभी घट के कितना हो गया, 22,000 हो गया। तो यहाँ पर आपका इंक्रीज़ कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज़ हुई है वैल्यू में, ठीक है। तो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आप इस कॉलम में लिख रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है तो इस कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई इतने से। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले 2500 थे, अब 3,000 हो गए, तो आपका एक्सपेंसेस जो है बढ़ा है, ठीक। तो ये आपका एक तरह से क्या हो गया, मतलब यहाँ ये वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए भी होता है, फंड का सोर्स ऑफ फंड और यूज़ ऑफ फंड के लिए भी आपका यूज़ किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए आपके करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही, पहले आपकी करंट एसेट की वैल्यू जो थी वो 67,500 थी और अब आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, घट गई है, ठीक है। तो जब आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और आपकी लाइबिलिटी आप छोड़ दीजिए, सिंपली अभी आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही। तो ये आपका क्या कहलाता है, यूज़ ऑफ फंड कहलाता है या सोर्स ऑफ फंड कहलाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ फंड हो रहा है, मतलब कि पैसा जो है कंपनी में आपका यूज़ हो रहा है। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले आपका ट्रेड रिसीवेबल जो था वो कितना था, 27,000, ठीक है। फिर अब ये घट के कितना हो गया, 22,000। तो इसकी वैल्यू डाउन हुई आपकी, मतलब जो आपका उधारी का पैसा आपको किसी से लेना था वो पहले ज़्यादा था, वो आपके पास आ गया, तो आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका जो है सोर्स ऑफ फंड कहलाया, मतलब यहाँ पर जो है आपका पैसा जो है उसमें कंपनी में आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभी अकाउंट पेबल आपका 2018 में कितना था, 50,000, अभी आपका कितना हो गया, 5,000। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये अब यहाँ 50,000 था, यहाँ पर 45,000 है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, जब फंड आएगा सोर्स तभी तो ये जो लाइबिलिटी है वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सोर्स ऑफ सॉरी फंड का यूज़ हुआ है ना, तो फंड का यूज़ होना तभी तो आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी आपने जो है पे किया। तो यहाँ पर यूज़ ऑफ फंड हुआ है, ठीक है। कितने का, आपका पहले 50,000 की लाइबिलिटी थी, अब कम होकर कितनी हो गई है, 45,000 की। फ्रेंड्स इसको आप यहाँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बजाय आप इसको सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसको हम एक तरफ मान लेते हैं आपका सोर्स ऑफ फंड और एक तरफ हम मान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा था, फिर से हम समझते हैं कि यहाँ पर आपका कैश बैलेंस जो था 2018 में जो था कम था और यहाँ पर जो है बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो एसेट है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एप्लीकेशन है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। इस तरफ हम एप्लीकेशन लेते हैं ताकि ये जो नीचे लिखा हुआ है उसको हमें करेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या कहलाएगा, इस तरफ आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया और ये हो गया सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब कि सोर्स पैसे का जो है इनफ्लो होना है ना, फंड का इनफ्लो होना, और एप्लीकेशन मतलब है आउटफ्लो होना, ठीक है। तो आपका जो एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ना मतलब जो है फंड का यूटिलाइजेशन होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है फंड का वो बढ़ा, ठीक है, कितना 1500 यूज़ हो गया। फिर यहाँ पर इन्वेंट्री आपके पास पहले कम थी, फिर आपके पास इन्वेंट्री बढ़ गई, तो इस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए आपने फ़ंड का यूज़ किया होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रेड रिसीवेबल पहले जो था ज़्यादा था और अब आपका ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, तो मतलब यहाँ पर आपने फ़ंड को जो है खर्च किया होगा, तभी तो आपका रिसीवेबल्स पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका सोर्स ऑफ फंड, ठीक। इसी तरह आपका पहले जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे वो 2500 के थे, अब बढ़ के 3000 के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो रहा है, ठीक ठीक। अब यहाँ पर लाइबिलिटी वाले साइड में देखिए, पहले आपकी जो टोटल लाइबिलिटी थी पेबल कितना था, 50,000 का था, ठीक है। अब जो पेबल है वो घट के कितना हो गया, 45,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। जब लाइबिलिटी डाउन होगी आपकी तो इसका मतलब क्या है,
कि आप फंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंड का एप्लीकेशन हो जाएगा। 5000 का यहाँ पर क्या हो गया, आपने फंड यूज़ कर लिया अपनी ये जो लाइबिलिटी है उसको कम करने के लिए। ठीक, सिमिलरली अब आपका जो पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, वो कितने के थे, 12000 के। अब जो है वो एक्सपेंसेस कितने हो गए हैं आपके, 10000 के। जैसे कि आपको पहले 12000 पे करना रहता था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि जो आपको मतलब जिनका आपको हर महीने पेमेंट करना है। जैसे कि सपोज़ आपने कोई सीसी अकाउंट सीसी लोन ले रखा है या ओडी ले रखा है, उसका आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करना है। क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पे करना है। तो ठीक है, पिछले साल आपको उसका इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना था क्योंकि आप उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका ज़्यादा बन रहा था। अब आपने उसका लिमिट जो है यूज़ करना कम कर दिया है, तो आपका जो इंटरेस्ट भी होगा ऐसे में क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब आपकी जो लिमिट है आपने उसको कम किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो बढ़ रहा है, तभी आपका जो एक्सपेंसेस है वो डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस डाउन होना मतलब उस फंड का आपने एप्लीकेशन किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, असेट्स का और लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस निकल के यहाँ पर आएगा, वो आपकी क्या कहलाती है, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 12000 हो गया यहाँ पर, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5000 हो गया, 500 इस साल का 2018 का। तो जो टोटल इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल में वो कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस। यहाँ पर भी आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है आपका 11500। जब आप इसमें से ही इसको माइनस करेंगे 5000 के जो जो सोर्स ऑफ फंड है, तो टोटल जो एप्लीकेशन हुआ है फंड का वो कितना हुआ है, 6500 का। ठीक है, तो आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा फंड फ्लो एनालिसिस का था। तो आप जो है 3 तरह के हम स्टेटमेंट्स को पढ़ चुके हैं। आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने आज पढ़ा और फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा। इसके पहले आप जो है बैलेंस शीट एनालिसिस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में हम जो है हमारा कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ेंगे, और एक छोटा सा और टॉपिक है वो है ऑडिटर्स नोट, या जिसको कि आप ऑडिटर्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है हमारा ये स्टेटमेंट्स के टाइप्स वाला चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एनालिसिस के बारे में देखेंगे कि क्यों, कैसे एनालिसिस किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों का भी रीज़न देखेंगे, और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनका लिए हम एनालिसिस, जिनके थ्रू एनालिसिस करते हैं स्टेटमेंट्स का। ओके फ्रेंड्स, तो आप आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।